तो आज की वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेडिक्स फर्मा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स वर्थ ₹40 लाख इन ऑर्डर टू फाइनेंस मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दिस वुड इंक्रीज द डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम 1:1 to 2:1। हाउएवर एट द सेम टाइम इट वुड ऑल्सो इंक्रीज दी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रही है। सो द रीज़न दैट विल जस्टिफाई द अबव सिचुएशन इज। फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा कि देखो, अगर तुम डेप्ट इशू कर रहे हो, अगर कंपनी डेप्ट इशू कर रही है, ठीक है, जो हमारे केस में क्या हो रहा है, कंपनी डेप्ट इशू कर रही है। ये जो इसने डेप्ट इशू करा, ये फेवरेबल होगा, इट विल बी फेवरेबल इफ ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, हमारा फाइनेंशियल लीवरेज यानी डेप्ट इशू करना फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं इसे। डेप्ट इशू करना हमारा क्या होगा, फेवरेबल होगा अगर ROI इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें लिखा है इट वुड बी अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशंस क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ इन 1 स्क्वीज। द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व इज। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो बॉटल है एंटी डैंड्रफ शैम्पू की, उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है ये स्टेटमेंट। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, लेबलिंग का काम कर रही है। जो बॉटल है उसके ऊपर कुछ मेंशन कर रखा है, यानी कुछ लेबल चढ़ा रखा है। तो अपना प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन जो इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पे वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल वेयर, इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्ड इन द अबव लाइन्स इज। जो हमारी पहली लाइन है, विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन दी वर्क फोर्स देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट। क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स फॉर्मल वेयर, कपड़ों में शिफ्ट हुआ है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिमांड बढ़ गई है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, और इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। जो शिफ्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन दी वर्क फोर्स। हमारा जो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाएगा इधर, वो रहेगा सोशल इन्वायरमेंट। और अगर आप अपनी NCERT बुक भी चेक करोगे तो उसमें डायरेक्ट लाइन लिखी है कि शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन दी वर्क फोर्स वो आपका सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज़ इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। क्योंकि देखो, जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती है उनका मेन एम होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले कस्टमर्स को। और अगर कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो वापस हमारी दुकान में आएंगे, उससे क्या होगा, रिपीटेड सेल्स होगी। और अच्छी रिपीटेड सेल्स होगी तो हमारी ब्रांड की एक लॉयल्टी होगी, मार्केट में अपनी ब्रांड का नाम होगा। तो ये किसका पॉइंट का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेबी कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशूज अ शो कॉज नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स ऑफिशियल्स सीकिंग एक्सप्लेनेशन एंड कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंक्वायरी एंड कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन। विच फंक्शन इज सेबी परफॉर्मिंग। ये सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है। इसमें क्या कर रहा है, सेबी की रेगुलेशंस होती है कि वो स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक एक्सचेंजेस को कॉल करता है इन्फॉर्मेशंस के लिए और उनकी ऑडिट और इंक्वायरी कराता है। ये उसके रेगुलेटरी फंक्शन का पार्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटरी फंक्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर। आप पिक्चर में देख सकते हो कि 4 लोग खड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के चारों लोग, और ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है कंपनी ऑफ द ईयर। ये चारों लोग मिलकर क्या अचीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यानी ग्रुप गोल्स अचीव कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगला क्वेश्चन है अपना, द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन। जो अपना एलोकेटिव फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का, वो ये होता है कि जो भी हाउस होल्ड की सेविंग्स हैं उन्हें लिया जाता है और उन्हें चैनलाइज किया जाता है इन मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, कि उनकी सेविंग्स पे उन्हें बेस्ट हायर रेट ऑफ रिटर्न उन्हें हम दे सकें। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू दी हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स लिया जाए और उन्हें मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग हाई रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड सेक्टर। सो अगला क्वेश्चन अपना केस स्टडी क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर केस स्टडी पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड हियर। सो हमें रेलेवेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो केस स्टडी पढ़ते हैं। I&D Dichem Limited is a chemical manufacturing company producing dyes and pigments both for domestic and international market. It has enjoyed a considerable market share, but lately it has been facing problems in terms of target sales and customer satisfaction. This is due to the reason that new entrants have emerged with better technology and competitive pricing. The chairman of the company addressed this issue in departmental meeting. The production head, Mr. Kambe, advised the chairman to revamp the system. तो revamp का मतलब होता है टू चेंज द सिस्टम, ठीक है, एंड टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शंस। और क्या करने हैं, इमीडिएट नेसेसरी एक्शंस टेक करने हैं इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम को रेक्टिफाई यानी करेक्ट करने के लिए, सो दैट दी सेल्स आर अचीव्ड एज पर दी प्लान्स। सो सिंपल सा आंसर है इसका, कंट्रोलिंग। हमें पता है ये कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या करते हैं हम, जो भी नेसेसरी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही होती है उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं हम, रेक्टिफाई करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें रेक्टिफाई करते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है। सो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलिंग। सो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की बात है। सो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। इफ़ अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन में उसे क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, देन इट शुड चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। सो ट्रू स्टेटमेंट है। अभी शॉर्ट रन में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो तुम्हें मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। इफ़ अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू कैप्चर मार्केट शेयर कैप्चर करना है यानी कस्टमर्स कैप्चर करने हैं, देन इट शुड कीप लो प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सो लो प्राइस रखेगी तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा शॉप पे हमारे आएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है ऑप्शन नंबर सी। इफ़ अ फर्म वांट्स टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप अटेन करनी है, देन इट शुड चार्ज लोअर प्राइजेस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप अटेन करने के लिए तुम्हें लोअर प्राइसेस चार्ज करने पड़े। सो ये क्या हो गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। सो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। सो हमें असर्शन दे रखी है, मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट कंसर्न होता है विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड रीज़न दे रखा है, फॉर मैनेजमेंट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड्स टू बी बैलेंस्ड। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये रीजनिंग सही नहीं है, असर्शन के लिए रीजनिंग सही नहीं है। सो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। सो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शंस एट द एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की इज कॉल्ड। सो एपेक्स का मतलब है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो अगर टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन रहेगी डिसीजन मेकिंग की, सो हम उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। सो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन है। सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस एप्लीकेबल इन दी अबव पैराग्राफ। सो हमें स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग को आइडेंटिफाई करना है। सो पढ़ते हैं केस को। Some employees have been assigned the job of measuring the output in an objective and a reliable way. They are applying different techniques for achieving the same. Some of these are personal observation, sample checking, etc. So इन दोनों कीवर्ड से ही मेरे को पता चल गया कि कौन सा अपना स्टेप है, ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं। They are also keeping the units of measurement same as that of units in the standards. So अभी जो हमारा कीवर्ड्स हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सैम्पल चेकिंग, ये हमारा एक ही स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग में आता है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो ऑप्शन नंबर डी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए नहीं होती, उन्हें तो हम जल्दी से मार्केट में सेल कर देते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। सो स्टेटमेंट 1 अपनी हो गई फॉल्स। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू दी कस्टमर्स। सही बात है, जितनी ज़्यादा लेवल ऑफ इन्वेंट्री होगी उतनी अच्छी कस्टमर को हम सर्विस दे पाते हैं। आगे लिखा है, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री विड ऑल्सो भी हाई। सो हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विड ऑल्सो भी हाई। ये बात भी एकदम क्या है, ट्रू। सो अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स।